नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला पानी क्या हमारी प्यास बुझाने मात्र का साधन है या कोई ऊर्जा का स्रोत? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस पानी को कैसे और ऊर्जावान बनाया जा सकता है, कैसे इसको स्टोर किया जा सकता है और भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में जल का देवता का स्थान है। चरणामृत के महत्व को जानेंगे और जानेंगे कि क्यों सीधे नल से जल को नहीं पीना चाहिए। आइए जानते हैं। राकेश गौड़ टॉक्स में आपका स्वागत है। जल का महत्व जो है, ये एक साधारण सा दिखने वाला ये एक भौतिक पदार्थ मात्र नहीं है, ये प्राण लेकर चलता है और हमारे शरीर के जो तीनों दोष होते हैं, वात पित्त कफ, उनको संतुलित करता है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है। पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, उसका एक तत्व जल है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वाली बात यह है कि हमारे शरीर का जो 70% हिस्सा है वो जल है और पृथ्वी पर भी जो जल है वो 70% है। तो जल का जो है बहुत बड़ा महत्व है। इस महत्व को हमें बहुत इसको गौर से देखना चाहिए और इसके बारे में बड़े सोच विचार के साथ में इसके प्रयोग को करना चाहिए, जिससे हम अधिक से अधिक इसका लाभ ले सकें। क्योंकि ये जल जो है प्राण लेकर चलता है अपने साथ में, तो इसका ऊर्जा का साधन है, ये ऊर्जा लेकर चलता है। और इसका सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव जैसी ऊर्जा इसको मिलती है, उसी ऊर्जा के साथ ये संचालित हो जाता है। जल मात्र H2O नहीं है, जो वैज्ञानिक सूत्र है H2O जल का, वो मात्र नहीं है। एक जापानी साइंटिस्ट हुए हैं मसारू इमोटो ने जल के ऊपर बहुत से प्रयोग किए और उनकी जो खोज है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जल के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स डाली, बहुत चैंटिंग की, मंत्रोच्चारण वगैरह किए, ओम के जाप किए, उस पानी को देखा, एक साधारण पानी की स्टडी की और एक पानी की उसकी स्टडी की जिस पे नेगेटिव वाइब्स डाली गई। और बड़ा चमत्कार की बात है ये कि जो पॉजिटिव वाइब्स जिस जल के ऊपर डाली गई थी उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर शानदार हो गई और वो मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर हुई उसके ऊपर उन्होंने अपनी पूरी थीसिस लिखी है। जो हम तो खैर हमारी संस्कृति के हिसाब से जानते ही हैं कि जल का बहुत बड़ा महत्व है और ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है ये, और साथ में मंत्रोच्चारित करने की हमारी पुरानी परंपरा रही है। हम जल को मंत्रोच्चारित करके उसको हमारे स्वास्थ्य वर्धक बनाते हैं और हमारे लिए कैसे वो लाभदायक हो सकता है उसका हमारा हमेशा प्रयास रहता है। तो अब बात आती है कि अब हम इसको स्टोर कैसे करें, क्योंकि इसका मुख्य जो है स्टोर करने के ऊपर ये है कि हम इसको जैसा स्टोर करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये अपनी ऊर्जा को अपने साथ में रखेगा। जैसे सबसे पहला स्टोर करने का है कि तांबे के पात्र में उसको स्टोर किया जाए। तांबे के पात्र में स्टोर किया जाए तो तांबे का पात्र एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल होता है, इसके कारण, और तांबे का अंश भी उसके अंदर तत्व भी उस जल में आ जाता है। दूसरा स्टोर करने का तरीका है घड़े में, मटके में, मिट्टी के बर्तन के अंदर, गोल मिट्टी का बर्तन हो, घड़ा या मटका जो भी है, उसमें पानी ठंडा तो रहता ही है, साथ में वो अपनी जो है पृथ्वी तत्व की ऊर्जा को भी उसमें समाहित कर लेता है। तीसरा होता है चांदी का पात्र। चांदी के पात्र में स्टोर करने का लाभ ये है कि चांदी जो है कृमि नाशक होता है, तो चांदी के पात्र में जो स्टोर किया हुआ जल है तो किसी भी तरह का जो कृमि को नाश कर देता है ये। अब हम देखते हैं कि ये जो स्टोर करने का जो तरीका हुआ, इसका हम उसी के अकॉर्डिंग हमारा उपयोग भी करें। जैसे कम से कम 12 घंटा इसको स्टोर अवश्य करें। वैसे 24 घंटे के लिए भी सजेस्ट किया जाता है, लेकिन 12 घंटा मिनिमम स्टोर अवश्य करें। उसके बाद अगर हम इसको ग्रहण करते हैं तो ये कितने ही रोगों को नाश करता है। सुबह सुबह अगर इस जल को पिया जाए और उसको थोड़ा सा गुनगुना और कर लिया जाए तो ये हमारे पाचन में बहुत लाभदायक होता है। किसी तरह की गैस, एसिडिटी वगैरह नहीं बनती। और सुबह सुबह जो एल्कलाइन चाहिए हमें वाटर, क्योंकि सुबह का उठते समय हमारी बॉडी जो है एसिडिक होती है और उस समय अगर एल्कलाइन वाटर पिएं और ऐसा कोई पानी पिएं जो किसी पात्र में, विशेष पात्र में रख के और उसको चार्ज किया गया है,
तो इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जल की बहुत सी चिकित्साएं हैं। आयुर्वेद में देखेंगे तो जल की बहुत लंबी चौड़ा बहुत लिखा हुआ है। बहुत सी चिकित्साएं जल से होती हैं, जिनकी आपने नाम भी सुने होंगे। जल नीति सुना है। उसके बाद में गर्म पानी को आधा जला के करना, या 1/3 हिस्सा रख के कोई चिकित्सा होती है। कोई आधा जलाने से होती है, कोई पानी छौंकने से होती है, पानी को छौंका जाता है, या भाप वगैरह हम लेते हैं तो वो एक चिकित्सा का ही तरीका है। और फिर देखते हैं हम हमारे मंदिरों में चरणामृत वगैरह। चरणामृत का आप देखते हैं कि चरणामृत जो हमारे जो मंदिरों में दिया जाता है, उसका बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। उसके अंदर उस जल को या तो तांबे के पात्र में रखा जाता है या चांदी के पात्र में रखा जाता है। साथ में उसमें तुलसी डाली जाती है, पंचामृत डाला जाता है, और वहां जो भी पूजा आरती अर्चन जो भजन जो होता रहता है, उससे वो चार्ज होता रहता है। जब हम उस चरणामृत को लेते हैं और अपने शरीर में उसको स्वीकार करते हैं, तो वो उसकी जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर में समाहित हो जाती है और हम अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं। साथ ही आपने देखा होगा मंदिर वगैरह में, अपना घर का हो या बाहर कोई मंदिर है, हम किसी आरती वगैरह में जाते हैं तो आरती के बाद में कुछ उसी कलश में से लेके, जो मंदिर में रखा हुआ है कलश, उसमें से लेके सभी भक्तगणों पे उसके छींटे दिए जाते हैं। और हर भक्तगण चाहता है कि एक छींटा मेरे ऊपर भी लगे, क्योंकि उसमें एक ऊर्जा है। उसका भले ही जिसके छींटा लग रहा है उसको उसका वैज्ञानिक महत्व वो एक परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारे संस्कारों में चला आ रहा है कि ये अगर जो हमारे ऊपर लगेगा तो हमें इसकी ऊर्जा मिलेगी। तो अब हम देखते हैं कि ये ऊर्जा का स्रोत इस तरह से हमारे पास आया और कैसे हमने जल को संग्रहित किया। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि संग्रहित के साथ में हमें ये भी देखना है कि हम इसको ऊर्जावान कैसे बना सकते हैं, अपने घर में कैसे ऊर्जावान बना सकते हैं। जैसे जब भी कोई आपको अगर जल कोई पीना है या कोई पिलाता है जल, तो उसको एक कुछ समय के लिए उसको स्थिर होने दें। स्थिर होने के बाद उसको स्वीकार करें। और स्वीकार करने से भी पहले अगर आप ओम का जाप अगर आप अपने मन में भी करते हैं, वो जल में पहुंच जाता है, और बोल के करते हैं तो अति उत्तम। उसको उसके बाद उसको स्वीकार करें तो इससे वो ऊर्जावान हो जाता है। तुलसी पत्र को डाल के भी ऊर्जावान बनाया जाता है कि उसमें तुलसी पत्र डाल दिया जाए। और जो घर में हमारे जल का जो संचय करते हैं, इसका एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो घड़े का जल ही पीना चाहिए। और घड़े में अगर आप कुछ चीजें डाल दें तो आप समझिए कि उसको बहुत ज्यादा ऊर्जावान आपने बना दिया है। जैसे तांबे का आपके पास में कोई भी पुराना सिक्का हो, कोई तांबे का शिवलिंग वगैरह या तांबे का कोई गिलास हो, वो उस घड़े के अंदर डाल दीजिए। चांदी का कुछ भी आपके पास हो, सिक्का हो, कोई छोटा गिलास हो, कुछ भी एक चांदी की कोई आइटम हो, वो डाल दीजिए। कहते सोने के लिए भी है, अगर सोने की कोई पुरानी रिंग वगैरह कोई हो आपके पास, उसको डाल सकते हैं। इनको उस घड़े में डाले ही रहने दें। अगर इस पानी को आप 12 घंटे बाद पिएंगे तो आपका पृथ्वी तत्व समाहित हो गया। जो स्वर्ण की आभा शरीर में जो होती है वो स्वर्ण समाहित हो गया। चांदी से जो ठंडापन मिलता है वो समाहित हो गया। साथ में जो और वैज्ञानिक आधार पे बोले तो माइक्रोबियल, एंटीबैक्टीरियल और कृमि नाशक, वो सारी चीजें उस पानी के अंदर आ जाती हैं। तो ये इस तरह से हम इसको जल को स्वीकार कर सकते हैं। अब हमें नल का सीधा जल क्यों नहीं पीना चाहिए? ऐसा बोला गया है कि जितने मोड़ से पानी आएगा उतना ही वो निर्जीव होता चला जाएगा। नल के पानी को निर्जीव पानी कहा गया है। जब वो हमारे घर में आके स्टोर होता है किसी पात्र के अंदर, तभी वो जो है ऊर्जावान बनता है और हमारे पीने के लिए उपयुक्त होता है। कुछ इसका महत्व और देख लें, वैज्ञानिक महत्व की तरफ देख लें। जैसे एक शब्द है विज्ञान में, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कम ज्यादा विज्ञान के विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा और बाकी सबने सुना तो जरूर होगा इसका। हमारे पुरानी पीढ़ियों में देखें तो हमारे घरों में लोटे से पानी पिया जाता था और लोटे से पिलाया जाता था। कोई मेहमान भी होते थे उनको लोटा ही ऑफर किया जाता था पानी का भर के। उसका बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। आज भले उसको इस बात को कह दो कि एक पुरानी परंपरा है, लेकिन वैज्ञानिक महत्व ये है, जिस पात्र का सरफेस टेंशन जितना कम होगा उसमें रखा हुआ पानी उतना ही ऊर्जावान होगा
और लोटे की शेप भी उस घड़े के अनुसार ही होती थी, नीचे से गोल होता हुआ ऊपर आके फिर ढकता था, फिर उसका मुंह खुलता था। तो वो अपनी ऊर्जा को संग्रहित रखता है। ग्लास में जो आजकल पानी पिलाया जा रहा है, ये ग्लास जो है ये हमारा पात्र नहीं है, हमारी संस्कृति का पात्र नहीं है। ये पात्र जो संस्कृतियों के संगम होते हैं उसके कारण ये पुर्तगाल से आया हुआ बर्तन है जो आज हमारे यहां प्रचलन में आ रहा है। लेकिन इसमें भरे हुए पानी में ऊर्जा नहीं रहती है, जो ऊर्जा लोटे के पानी में रहती है वो इसमें नहीं रहती है। दूसरा हम देखते हैं कि जितने भी पात्र हैं, आप मटका लेवें, आप घड़ा जो है हांडा या चरी वगैरह देखें, सबके पैंदे गोल होते हैं। वो ऊर्जा को संग्रहण का एक तरीका है। दूसरा जो देखा जाता है पानी का टीडीएस, क्योंकि आजकल शहरों में बहुत ज्यादा जहां देखते हैं पानी जितना गहरा जाता है तो उसमें पृथ्वी के तत्व, फ्लोराइड वगैरह और बहुत सारी चीजें उसमें घुल जाती हैं, तो उसका टीडीएस जो है वो लेवल हाई हो जाता है। अगर आप 50 से 150 टीडीएस का पानी पिएंगे तो वो पीने में भी स्वादिष्ट लगेगा, साथ ही शरीर के लिए भी लाभदायक होगा। और अगर अधिक टीडीएस का पानी है तो वो शरीर के लिए नुकसानदायक होगा और वो इस तरह के मिनरल्स वगैरह को वो हमारे शरीर में जमाएगा भी। वैसे जो सरकारी दृष्टिकोण है, नियम है, उसके हिसाब से तो 500 टीडीएस का पानी भी जो है पीने योग्य बताया गया है, लेकिन सच ये है कि वो टेस्टलेस होता है। तीसरी चीज आती है पीएच, कि कितने पीएच का पानी हमको पीना चाहिए। आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, चलन में है एल्कलाइन वाटर। एल्कलाइन वाटर बहुत अच्छी बात है, ये एक सजगता आ रही है कि किस तरह का कितनी एल्कलिनिटी के साथ में हमको पानी पीना चाहिए। तो हमारा जो शरीर है वो 7.4 पीएच का है। शरीर अपने आप को हमेशा 7.4 पीएच पे ही मेंटेन करता है, चाहे हम कुछ भी खाते रहें, कुछ भी पीते रहें। तो हमें जो पानी पीना चाहिए वो 6.5 से 8.5 पीएच के बीच का पानी पीना चाहिए। लेकिन साथियों, एक जो ये चलन चल जाता है कि हमेशा एक बहुत हाई पीएच का पानी पिया जाए, तो वो भी अच्छा नहीं होता। हमें सुबह सुबह हाई पीएच का पानी पीना चाहिए। अगर 8.5 का भी हमारे पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है। और इसको और भी अच्छा बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीके हैं। कुछ नींबू है, पुदीना है, धनिया है, अदरक का टुकड़ा है, इस तरह का भी डाल के अगर एक गिलास में रख दिया जाए तो वो उसकी पीएच वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन कभी भी भोजन अगर आप कर रहे हैं, भोजन से पहले या भोजन के बाद में या भोजन के साथ में हाई पीएच का पानी ना पिएं, क्योंकि उसकी एल्कलिनिटी अगर ज्यादा होगी तो हमें सुबह चाहिए पानी, एल्कलाइन पानी हमें सुबह चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्टोमक में जो है एसिड रात भर से ज्यादा बना हुआ होता है। तो अगर एल्कलाइन पानी पिएंगे तो उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन हम जब भोजन करते हैं तो शरीर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत होती है जो हमारे स्टोमक में रहता है। अगर ज्यादा पीएच का पानी अगर उस समय हम पिएंगे तो वो अंदर जाके न्यूट्रलाइज कर देगा उसको, तो हमारे भोजन पचाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमें ये सारी चीजें देखनी है कि अच्छी पीएच मिल जाए, हमें एक अच्छा टीडीएस लेवल मिल जाए, और सरफेस टेंशन वाले, कम सरफेस टेंशन वाले पात्र का अगर हम उपयोग करें तो हम इसको और ऊर्जावान पानी को कैसे बनाया जाता है ये हमने चर्चा की। तो अब हम ये सब जान गए कि पानी सिर्फ एक द्रव्य नहीं है, ये एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है हमारे शरीर के लिए। तो हम इसको आगे से जब भी हम पानी पिएं तो हम इसको ऊर्जावान, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जावान बना के पिएं। साथ में पानी को हमेशा, जैसे आप अगर बैठे हैं पानी कुछ देर बाद पीना है, रखा रहेगा, या आप सोते हैं अपने सिराने पर रखकर पानी को रखकर सोते हैं, तो कृपया हमेशा ढककर रखें, क्योंकि ये जैसे पॉजिटिव एनर्जी लेता है उसी तरह से नेगेटिव एनर्जी लेता है। तो आज के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम ये जानकारी अपने परिवार मित्रों में ये दें कि जल का कितना बड़ा महत्व है और जल को किस तरह से हमको खुद से लेना चाहिए और हमारे मेहमान को वो देना चाहिए। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्र परिवारजनों के साथ में साझा करें, और ये चैनल देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकॉन अगर आप दबाएंगे तो हमारा मिलना निरंतर होता रहेगा। जल ही जीवन है, और ये कितनी गहराई तक सच है आज हमने ये जाना। धन्यवाद।